हेलो क्लास 9th, वेलकम टू आवर चैनल इन राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास 9th स्टार्ट करते हैं साइंस का आपका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट, हम इसके अंदर समझेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, किन किन पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकाल सकते हैं और कौन सा मॉलिक्यूल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, एटम्स कौन से नेगेटिव होते हैं, कौन से पॉजिटिव होते हैं, उनका क्या नेचर होता है। इन सब चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है एटम्स की। देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल की। तो एटम्स क्या होता है? मैटर इज़ अ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड अ एटम्स। हमने ये चीज़ समझा था फर्स्ट चैप्टर में कि मैटर क्या होता है, जो जगह को ऑक्यूपाई करता है। और वो मैटर किससे मिलके बना होता था? पार्टिकल से। उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा कि जो एटम्स होते हैं वो आपके मैटर को बनाते हैं। स्मॉल पार्टिकल से आपका मैटर बनता है और उसी मैटर को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन द एनीथिंग विच कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। और जो आपके एटम्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही स्मॉलर होते हैं। जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि वो कितना छोटा होगा, उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं आपके एटम्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, एटम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये ब्लॉक बना है, ये छोटे छोटे पर्पल ग्रीन के बॉल से मिलके बना है। ठीक, तो ये क्या है? एक मैटर तैयार हुआ है और ये जो छोटे छोटे बॉल्स हैं वो आपके क्या हैं? एटम्स हैं। ठीक है। एटम्स ही मिलके मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। सिंबल ऑफ एटम को देखते हैं एक बार। सिंबल ऑफ एटम्स इज डिफरेंट एलिमेंट्स। देखिए देयर इज़ अ 118 एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ टिल नाउ। लेकिन देखिए अभी हम 118 एलिमेंट पढ़ते हैं, 118 पढ़ते हैं, लेकिन अभी इससे ज़्यादा भी हो चुके हैं, 125 से ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि अभी एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया है। तो आप 118 एलिमेंट्स को ही पढ़िए अभी। और मैनी ऑफ द सिम्बल्स आर फर्स्ट 1 and 2 लेटर्स। जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सिंबल होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का आप देखोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो H लिखा जाएगा, सोडियम का देखोगे तो Na लिखा जाता है। तो एक या दो लेटर से उनके सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल। और जो पहला लेटर होगा सिंबल का हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। तो एटम्स को हम किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। क्या क्या? 118 एलिमेंट प्रेजेंट है आज के टाइम पे, आपको पता है ये बात। और जो फर्स्ट 2 लेटर होते हैं वो आपके सिंबल को यूज़ किया जाता है। और जो थर्ड पॉइंट है, जो भी आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, मतलब जो सिंबल होता है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम को देखते हैं। एटम्स आर अ वेरी स्मॉल इन साइज। एटम्स क्या होते हैं? साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं। दे आर ऑर्डर टू 10 मीटर, मतलब ये बहुत इस ऑर्डर में इनका साइज होता है। एटम्स ऑफ अन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अब जो भी आपके एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं सारे रिस्पेक्ट्स, मतलब कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होगी, शेप वगैरह होगी, वो आपको आइडेंटिकल देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब एक एटम के अंदर क्या क्या 3 चीज़ें होती है ये बात आप याद रखो। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, वो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो भी सेंटर होता है, जैसे कि देखिए ये आप देखिए इसके ये जो होता है वो न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स होल्ड न्यूक्लियर्स टुगेदर। अब ये जो एटम्स जो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये क्यों है? क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स हमें देखने को मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। मोस्ट ऑफ एटम मास इज इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। अब जो भी इसका वजन होता है, जो भी इसका मास होता है एटम का, वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ दी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करिए, आपको जो मिलेगा वो होगा मास किसी भी एलिमेंट का। इसको और समझेंगे अभी। देखिए एटम ऑफ द 2 डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। अब अलग अलग एटम्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी को शो करेगा, उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उसका एटॉमिक मास डिफरेंस होगा।
लेकिन अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, उसका एटॉमिक नंबर अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, ठीक है। तो जो आपका ऑक्सीजन है वो अलग शो करेगा, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम को एक बार और देखते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। एटम्स क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ आइडेंटिकल टू ऑल रिस्पेक्ट। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ठीक है, इस चीज़ को और समझ लेते हैं अच्छे से। कोई एलिमेंट है, मान लो हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो उसके जो एटम होंगे ना, वो सारे एटम हाइड्रोजन जैसी ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। मान लीजिए आयरन है, आयरन Fe होता है, वो एक एलिमेंट आयरन का, और एलिमेंट जो बना है वो किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। तो जो एटम्स है ना आपके, जो उसके अंदर सारे एटम यूज़ हुए होंगे, जो सारे एटम्स होंगे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कैसे शो करेंगे, आयरन की जैसे ही शो करेंगे, ठीक है। तो सारे एटम्स आयरन के एक ही तरह के आइडेंटिकल प्रॉपर्टी को शो करेंगे ऑल रिस्पेक्ट्स में, चाहे वो केमिकल रिएक्शन में वो करे, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन में करे। अब एटम के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, डिवाइड होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स में एटम डिवाइड होता है। किसमें, याद रखना, प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में। न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होता है इनके बीच में, मतलब न्यूक्लियर फोर्स तो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होता है इनके बीच में, और इनको जो होल्ड करके रखता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ एटम मास इन द न्यूक्लियस। ज़्यादा से ज़्यादा जो मास होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस में ही फोर्स होता है। एटम्स ऑफ आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट्स। हर एलिमेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटम का जो भी मास है, जो भी उसका वेट है, जो भी वजन है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक। एटम का जो भी मास है उसको ही हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। इट इज़ द नंबर विच टेल्स दैट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ एन एटम्स ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। ये बताता है, देखिए मास का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने जो डिराइव किया गया, जो खोजा गया साइंटिस्ट के द्वारा, कि जो भी आपका मास होता है ना, वो कार्बन के मास से 1/12 हैवियर होता है, ठीक है। देखिए हाउ मैनी टाइम्स ऑफ एन एटम्स ऑफ एलिमेंट हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के हैवियर होता है, 1/12 हैवियर होता है कार्बन एटम्स के, ठीक है। एटॉमिक मास डोनेटेड बाय ए। इस बात को बस नॉर्मल तरीके से ये समझो कि जो भी मास होगा उसको हम ए से दिखाते हैं, ए से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, उसका मास 1 होता है, ऑक्सीजन है, उसका मास 16 होता है, तो ए क्या हो गया, 16 हो गया ऑक्सीजन के लिए। ए से जो रिप्रेजेंट होता था हमारा एटॉमिक मास होता है, तो ये क्या हो गया आपका, एटॉमिक मास हो गया। और जेड से जो रिप्रेजेंट होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर 6 जो होता है वो कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है। अब इसका आप डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, 12, तो 12 क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जब भी आपको इशू आए, जब भी आपको निकालना हो, तो आप इसी तरीके से निकालिएगा। हमेशा एलिमेंट को पहले याद कर लो, अच्छे से पूरी ईमानदारी से याद करो। पहले पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे तरीके से, और उसका 2 गुना करो। सिर्फ क्लोरीन और हाइड्रोजन में चेंज आता है। क्लोरीन का जब आप 2 गुना करोगे तो 35.5 होता है उसका मास, और हाइड्रोजन का 2 गुना नहीं करोगे, आप हाइड्रोजन का मास 1 ही रखोगे। तो ऐसे आप एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हो। अब बात करते हैं, एटम्स की हो गई, अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए Na2P4H2, ये भी एक मॉलिक्यूल है, Br2, ये भी एक मॉलिक्यूल है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को कंबाइन करोगे तो आप किस चीज़ को फॉर्म करोगे, मॉलिक्यूल को फॉर्म करोगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, देखो इसमें रेड है, एक येलो है, इसमें रेड रेड है, रेड येलो, ये सब के सब एक एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल्स के। ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये पर्पल जुड़ा है, येलो जुड़ा है, रेड, और ये स्काई ब्लू, ये सब एग्जाम्पल होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अब देखिए एटॉमिसिटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक एटम में कितने नंबर ऑफ, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड द एटॉमिसिटी। स्टूडेंट्स कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। और इसको बस डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मोनोटॉमिक बोलो, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक, आप समझ जाओगे इजली। मोनोटॉमिक वो होगा, मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली 1 एटम्स आर सेड टू बी मोनोटॉमिक।
हाइड्रोजन, जैसे ये हीलियम, नियोन दे रखा है, ऑर्गन दे रखा है एब्सेक्ट्रा, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, जो सिर्फ एक एटम हो। डायटोमिक, डाई से पता लग जा रहा है ना इजिली। डायटोमिक क्या हुआ, जिसमें दो एटम्स प्रेजेंट हो, जैसे कि आपको O2 देख सकते हो, H2 देख सकते हो, Br2 देख सकते हो। ट्राइएटॉमिक क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 एटम्स, जिस मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, जैसे कि O3 हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ट्राइएटॉमिक्स होते हैं। टेट्रा एटॉमिक, मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 एटम्स, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, तो उसमें 4 होते हैं, P4SO3, ये इसमें भी 4 हैं, तो ये आपके एटोमिसिटी होती है। ठीक, मॉलिक्यूल समझ आया। मॉलिक्यूल हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब भी कंबाइन हो जाए ना, तो आप मॉलिक्यूल बोल सकते हो उसे। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल इन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। देखो फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, इजी है, समझ जाओगे आप। देखो होमो क्या होता है, होमो मतलब होता है एक जैसे, ठीक है। जब भी एक जैसे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बन, जैसे कि H2 2 H है इसमें, N2 इसमें भी 2 N है, P इसमें 4 P हैं, फॉस्फोरस, ये सब एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स हैं। आप जब याद करोगे तो वो क्लियर होगा कि H क्या है, N नाइट्रोजन क्या है, P क्या है, फॉस्फोरस है, ठीक है। तो पहले उस टेबल को जरूर याद करो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में से, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हुए, जो सेम तरह के एटम से मिलके बनते हैं। जैसे आप देखो इसमें डायग्राम में देखो, ये सारे के सारे क्या रेड है, रेड है, इसमें कोई भी दूसरा एटम नहीं इन्वॉल्व है। अगर इसमें रेड वाले हैं तो रेड वाले ही हैं, तो इसे हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर नोन एज अ हेट्रो एटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल एक एटम कोई और, एक एटम कोई और, एक एटम कोई और, एक एटम कोई और। जैसे कि CO2 को देख लो, कार्बन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एटम है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, आपके हेट्रोएटॉमिक बनाते हैं। जैसे आप ये देखो, ये रेड वाला अलग, येलो वाला अलग, रेड वाला अलग, इस तरह से एटम्स को, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में दूसरे एटम्स होंगे और होमो में सेम टाइप के एटम्स होंगे। अब आती है बात लॉस की, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा। इस चैप्टर में 2 चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है भी, वो आपके लॉस और ये, और सेकंड चीज़ आपके न्यूमेरिकल्स जो है इसमें थोड़े बहुत, वो जरूर आप करिएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एटम और मॉलिक्यूल, इज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शंस बाय वेट और बाय वॉल्यूम, दिस अचीव बाय फॉलोइंग सर्टेन लॉ नोन एज अ लॉ ऑफ केमिकल। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, बहुत ईजी तरीके से समझते हैं। चलिए, इसमें मान लो स्टूडेंट्स का हमने 2 H2 डाले और O2 डाला, 2 H2 डाला और 1 O2 डाला, तो ये चीज़ जो होती है ना आपकी रिएक्टेंट कहलाती है। क्या कहलाती है ये, देखो ध्यान से, ये चीज़ ना रिएक्टेंट कहलाएगी हमेशा, और ये चीज़ क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कहलाती है। ये होता है अपना रिएक्टेंट और ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब जितना हमने रिएक्टेंट में डाला उतना ही हमारा प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, ना प्रोडक्ट के अंदर किसी भी चीज़ की इंक्रीमेंट हो और ना कोई चीज़ डिक्रीमेंट, मतलब कोई चीज़ इंक्रीज़ ना हो, कोई चीज़ डिक्रीज़ ना हो। जितना हमने रिएक्टेंट कराया, देखो इसमें कितने थे, 2 H2 थे, अभी भी इसमें भी 2 H2 हैं, इसमें O2 थे, लेकिन इसमें भी अभी भी O2 है। देखिए ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो बाहर वाला 2 है ये इस O से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये O2 ही कहलाएगा। तो इधर भी 2 हैं, इधर भी 4 H, इधर भी 2 O, इधर भी 4 H, तो दोनों की तरफ क्या है, इक्वालिटी है, और ये बैलेंस रिएक्शंस होती हैं, मतलब बैलेंस है। देखो आसानी से और समझो, इसमें ये मत समझो कि एक O लगा, ये जो 2 है ना, ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होता है ऑक्सीजन से, तो ये भी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो जैसे कि इसमें क्या है, ग्रीन कितने, 2 2 4 है, और ब्लू कितने हैं, 2 हैं, ये सारे मिक्स होके कितने बन गए, 3 3 6। ये मिक्स अलग तरीके से हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना कि 2 ब्लू की जगह 4 ब्लू हो गए, 4 ग्रीन की जगह 8 ग्रीन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस कंबाइन अलग तरीके से हुए, लेकिन जितने थे पहले उतने ही अभी भी हैं, ठीक है, कांस्टेंट है ये चीज़, देख सकते हो आप। यहाँ पे भी देखो, ये कंबाइंस जो होते हैं मॉलिक्यूलर कंबाइन होते हैं आपके, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या कहता है कि जितना एलिमेंट, जितना एटम आपके रिएक्टेंट में है उतना ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए, और एक फिक्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। इधर अगर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए वो एलिमेंट, अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 होने चाहिए। ये चीज़ होती है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ध्यान से इस डेफिनेशन को नोट कर लो और याद भी करो। उसके आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो ये भी बहुत ईजी है। कंजर्वेशन मतलब जानते हो क्या होता है, संरक्षित, मतलब जो है वो हमेशा कंजर्व होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए।
देखो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नेवर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। देखिए मास को कभी नहीं ना बना नहीं सकते और ख़त्म भी नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। मास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो एग्जांपल से देखते हैं एक बार, इधर हमने रखा कुछ मास रखा Zn प्लस एस का, और इधर जो मास आया कुछ अलग आ गया या कम आ गया या ज़्यादा आ गया या इधर चले गए, तो जितना इधर मास है ना Zn का उतना ही इधर भी है। जितना इधर आपका सल्फ़र का मास होगा उतना ही इधर भी होगा। ये दोनों के अंदर क्या होगी, इक्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो एग्जांपल एक और समझते हैं। देखो इधर Zn ये रहा और इधर सल्फ़र था, अब ये इधर चले गए, तो जितने मास Zn का था उतना ही क्या है, ऐसा नहीं हुआ कि एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र हो गया कुछ। इधर देखो डायग्राम को आप देख सकते हो, तो उतना ही मास ट्रांसफ़र होगा जितना आपका रिएक्टेंट में था, जितना इधर था उतना ही रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगा। देख सकते हो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास रिएक्टेंट में था उतना मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। जैसे कि देखो H2O होगा आपका, तो वो 18 होता है, तो जितना मास इधर 18 हो उधर ही इतना भी 18 होना चाहिए। ऐसी ही दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो एज देयर इज़ नो लॉस ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस, मास इज़ कंजर्व, ठीक है। तो ये हमके जो लॉइसिस साइंटिस्ट है उन्होंने इसको दिया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है, सिंपली जितना मास रिएक्टेंट में था उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था क्या, कि जब भी कोई रिएक्शन होगी उसके अंदर जब भी जो भी एटम्स होंगे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे, जितने उनका एक प्रोपोर्शन है। जैसे कि H2O में 2 H होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो वो हमेशा होना चाहिए, वो चीज़ होती है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये भी वैसा टाइप का, ये देखते हैं इस चीज़ को भी। चलिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। दिस लॉ इज नोन एज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको हम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। देखो जैसे कि हमने क्या बनाया, 2H2O बनाया, हाइड्रोजन पानी के 2 मॉलिक्यूल बनाए, 2H2 है ना, तो ये वाटर, ये क्या होता है, ये हमारा नॉर्मली वाटर होता है। अब इधर 2 लग गया तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। अब इसमें 4 H2 था और 1 O2 था, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 4 H2 चाहिए और 2 O2 चाहिए, सॉरी 1 O2 चाहिए। मतलब 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए वाटर के आपको 4 H2 चाहिए और 2 O2 चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर 2 मॉलिक्यूल बनाना है ना, तो आपको ये चीज़ डेफिनेट प्रोपोर्शन में रखनी होगी। ऐसा नहीं कर सकते आप कि ये जो हाइड्रोजन है इसको आप 4 ले जाओ, ऑक्सीजन है इसको 1 रख लो, या ऑक्सीजन को 8 ले जाओ, हाइड्रोजन को 5 ले जाओ। नहीं, आपको 2 मॉलिक्यूल बनाना है वाटर का, तो आपको हाइड्रोजन को 4 रखोगे आप और ऑक्सीजन को 2 रखोगे, तभी आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे वाटर के। इसको और सिंपल एग्जांपल समझे, अगर आपको अच्छी चाय बनानी है तो उसमें आप क्या रखोगे, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब एक लिमिट अमाउंट में वाटर को डालोगे, एक लिमिट अमाउंट के अंदर आप चीनी डालोगे, एक लिमिट अमाउंट में मिल्क को डालोगे, तभी आपकी जो चाय है वो बेहतर बनेगी। तो वो क्या हो गया, एक लिमिटेड चीज़ होगी ना, एक फिक्स प्रोपोर्शन हो गया कि इतना डालोगे तो आपकी चाय बेहतर होगी, वरना बेकार हो सकती है। ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जितना आपका जो भी आपके केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, जो उसमें कंपाउंड होने चाहिए, उसमें उसका हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में कम्बिनेशन होनी चाहिए। देखो 4 और 32, 4 मतलब हाइड्रोजन का मास और 32 कितना, आपका ऑक्सीजन का मास, ठीक है। ये चीज़ होती है। इसका और एग्जांपल है, देखो आप ऐसे देख सकते हो, 2 हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल बन गया, एक ये मॉलिक्यूल बन गया वाटर का और एक ये मॉलिक्यूल बन गया। कैसे बना, 4 हाइड्रोजन लगे हैं और 2 ऑक्सीजन लगेंगे, जब इतने लगेंगे तो ही ये चीज़ बनेगी, वरना इसके अलावा अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये चीज़ नहीं बन पाएगी, ये चीज़ कम हो गया तो ये चीज़ नहीं बन पाएगी। ये चीज़ और एग्जांपल समझो, इससे देखो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, ये सब मिलके जब एक फिक्स प्रोपोर्शन मिलेंगे तो ही कोई ना कोई चीज़ क्रिएट हो सकती है। मॉलिक्यूलर मास, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ स्टूडेंट्स को ध्यान से समझिएगा। मॉलिक्यूलर मास के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको आपके एनसीईआरटी बुक्स में मिलेंगे और एग्जाम में भी मिलेंगे। तो चलिए मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं हम। देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो टोटल मास होता है उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइन एज द सम ऑफ एटॉमिक मास। इससे क्या, इससे डिफाइन होता है आपका एटॉमिक मास ऑफ ऑल प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल के लिए इसको हम देखते हैं एक बार। जो मॉलिक्यूल है इसमें कौन सा मॉलिक्यूल दे रखा है, CO2 एक मॉलिक्यूल दे रखा है ना आपको।
CO2 मॉलिक्यूल दे रखा है ना, देखो ये क्या है आपका CO2 है मॉलिक्यूल, ठीक। अब इसमें इसका मास कितना होगा बताओ, कार्बन एटॉमिक नंबर पे 6ठे नंबर पे आता है, उसका 2 गुना करो, क्या हुआ बताओ, 12 आता है। तो ये 12 लिख लिया हमने। ध्यान से स्टूडेंट समझो इस बात को, इसमें क्या है CO2 है, तो इसमें कार्बन कितना है, 1 कार्बन है। कितना कार्बन है इसमें, 1 कार्बन है। और इसमें कितना ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन इसमें, 2, क्योंकि क्या लगा नीचे O2, जितना ये नीचे लग जाता ना उतने वो एटम हो जाता। अगर इधर 3 लगता तो 3 एटम होता। कार्बन क्या है, कार्बन के जगह कुछ नहीं लगा तो 1 कार्बन है और 2 O2 है। तो एक आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास क्या था 12, ये रहा 12 हमने रख लिया। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कितने थे, 2 एटम थे ना ऑक्सीजन के, तो आप एटॉमिक मास कितना रखोगे ऑक्सीजन का, जो है 16 है, और 2 तो प्रेजेंट है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर वो 3 प्रेजेंट होते तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते। एक बार और समझते हैं, और ये आपका मास आ जाता है 44 MU, ठीक है। या फिर आप mg में भी यूज़ कर सकते हो इसे। तो एक बार और समझते हैं, आपको जो भी मॉलिक्यूल्स मिलेगा उसके अंदर जितने एटम्स हैं, जैसे कि मान लो HNO3 हो गया आपका, ठीक है, ये चीज़ आपको मिला है क्वेश्चन में ऐसे। तो जो हाइड्रोजन है उसका मास क्या है 1, और ये कितने प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 1 प्रेजेंट है, ठीक। इसको ऐड करो आप। नाइट्रोजन है, उसका मास क्या होता था, कितने नाइट्रोजन था, 1 ही है, और 1 नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितना है इसमें, ऑक्सीजन कितना है इस चीज़ को देखो 3 है, क्योंकि ये क्या है 3 ऑक्सीजन है, और 1 ऑक्सीजन का मास हमारे क्या कितना होता है 16 होता है, ठीक है। 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। अब इन सबको क्या करो, ऐड कर दो, 1 + 14 15 और 16 इंटू 13, ठीक है 48। अब आप 15 और 48 को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं इस चीज़ को समझते हैं। आयंस आर द एटम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ, देखिए आयंस क्या होते हैं इस चीज़ को समझते हैं। आयंस आर द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव नेट चार्ज ऑन देम। देखिए जो भी आपके एटम्स कंबाइन होते हैं, जब भी एटम आपके क्या करेंगे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जैसे कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन था ना, ये जो बाहर वाली चीज़ें प्रेजेंट होती है ना इसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन था ये इस पर शेयर किया, इसको दे देते हैं, मतलब बेसिकली इसके ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो आयंस क्या होते हैं, अब मान लीजिए एक एटम है, ठीक है, उसने क्या किया शेयर किया अपने चार्जेस को दूसरों के साथ, तो इसे हम क्या बोलेंगे आयंस बोलेंगे, ठीक। क्योंकि ये जब भी अपने इलेक्ट्रॉन किसी को लूज़ करते हैं या गेन करते हैं तो इन पे प्लस या माइनस का चार्ज आ जाता है, और इन्हीं चार्ज को हम क्या बोलते हैं आयंस